हे दोस्तों, दिस इज एनिमिक। स्वागत करता हूँ आप सबका आपके चैनल पीयर टीवी में। तो दोस्तों, हमने पिछले एक वीडियो के अंदर देखा था कि किस तरीके से मोबाइल की सेटिंग को यूज करके अपनी फोटोग्राफी को बेटर बनाया जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ कुछ सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जिसको आप मैक्सिमम टाइम निग्लेक्ट करते हैं, जिसको आप यूज नहीं करते हो, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के लिए चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो हमारा सबसे पहला जो मेन फीचर है, ऑप्शन है, वो होता है रेजोल्यूशन या पिक्चर क्वालिटी। अब दोस्तों, रेजोल्यूशन क्या होता है तो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था। तो आपकी जो भी वो इमेज होती है, तो इमेज जो होती है वो पिक्सल से बनी होती है और एक इमेज के अंदर जितने पिक्सल होते हैं ओवरऑल, तो उसको रेजोल्यूशन कहा जाता है। अगर मान लीजिए कि आपके मोबाइल के अंदर 12 मेगापिक्सल का आपका कैमरा होता है, तो यानी कि उस कैमरे के सेंसर 12 मिलियन पिक्सल से बना है और वो उतनी ही पिक्सल वाली 12 मिलियन पिक्सल वाली एक इमेज को प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके कैमरे की सेटिंग के अंदर आपको कौन से टाइप का ये ऑप्शन मिलता है इमेज क्वालिटी या रेजोल्यूशन का। अगर आपको रेजोल्यूशन नंबर वाइज मिलता है तो आपको हाईएस्ट नंबर को सेलेक्ट करना है। जिस तरीके से आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो, तो आपको सेटिंग के अंदर मैक्सिमम से लेकर लोअर तक एक स्टेप बाय स्टेप डाउन डाउन करके आपको रेजोल्यूशन मिलता है, यानी 12 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, इस तरीके से। तो आपको हमेशा सिर्फ हाईएस्ट मेगापिक्सल जो भी आपको आपका कैमरा प्रोवाइड करता है, तो उसी को आपको सेट करके रखना है। और अगर आपके मोबाइल में मेरे मोबाइल की तरह अगर इमेज क्वालिटी या पिक्चर क्वालिटी के नाम से सेटिंग मिलती है, तो उसके अंदर भी आपको जो भी आपको हाईएस्ट सेटिंग मिलेगी उसको ही आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे हाई, मीडियम और लो, ये 3 स्टेप मिलते हैं। मैं हमेशा हाई पर रखता हूँ, आपको भी हमेशा हाई पर ही रखने का है सेटिंग। तभी जाके आपको सबसे मैक्सिमम क्वालिटी की और डिटेल वाली इमेज मिल सकती है। अब हमारा जो अगला ऑप्शन है दोस्तों, तो वो है एस्पेक्ट रेशियो। ये भी ऑप्शन मैंने आपको पहले एक वीडियो के अंदर बताया था कि एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है। फिर से आपको बताता हूँ दोस्तों कि आप जो भी इमेज को आप निकालते हो, क्लिक करते हो, तो उसकी जो विड्थ बाय हाइट का जो रेशियो होता है, तो उसको एस्पेक्ट रेशियो कहा जाता है। तो दोस्तों, अलग अलग मोबाइल के अंदर, कैमरा के अंदर आपको थोड़ा सा इसका यूआई जो होता है या जो साइन वगैरह थंबनेल होता है या ऑप्शन का नाम होता है, तो थोड़ा सा अलग मिल सकता है। अब कुछ मोबाइल के अंदर आपको डायरेक्टली ऊपर कोई सिंबल वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देता होगा, या फिर कुछ मोबाइल की सेटिंग के अंदर आपको सेपरेटली एस्पेक्ट रेशियो के नाम से भी ऑप्शन मिलता होगा। तो दोनों सेम होते हैं। दोस्तों, एस्पेक्ट रेशियो आपको बहुत टाइप्स के मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर मोबाइल के अंदर आपको सिर्फ 3 टाइप के एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिलते हैं। तो एक होता है बाय डिफॉल्ट 4:3 वाला, उसके बाद 16:9 वाला, थोड़ा सा वाइड वाला, और उसके बाद आता है 1:1 एकदम प्रॉपर स्क्वेयर, वो ज्यादा कुछ इंस्टाग्राम के लिए यूज होता है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें 4:3 के एस्पेक्ट रेशियो की, तो इसको मैंने कहा था कि ये डिफॉल्ट एस्पेक्ट रेशियो होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों, जो फोटो का एस्पेक्ट रेशियो हम बोलते हैं, तो एक्चुअली में वो फोटो नहीं, तो वो सेंसर से रिलेटेड होता है। मतलब कि आपकी सेंसर का जो एस्पेक्ट रेशियो होगा, वही एस्पेक्ट रेशियो की इमेज वो प्रोड्यूस करेगा या बनाएगा। और आप मोबाइल का कैमरा ले लीजिए, सभी कैमरे से जो सेंसर होते हैं, तो उनका एस्पेक्ट रेशियो एक ही होता है, वो होता है 4:3। और इसी एस्पेक्ट रेशियो के अंदर ये सबसे ज्यादा आपको हाई क्वालिटी और रेजोल्यूशन की इमेज आपको देते हैं। तो दोस्तों, अब बात करें अगर 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो की, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो 4:3 का एस्पेक्ट रेशियो होता है, तो पूरे वो सेंसर को कवर कर लेता है और आपको पूरी की पूरी हाई रेजोल्यूशन की इमेज को आपको देता है। लेकिन जब 16:9 की एस्पेक्ट रेशियो की हम बात करते हैं, तो देखिए कि ये सेंसर का कितना एरिया कवर करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि ये क्रॉप कर रहा है सेंसर को। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, कि अब यहाँ पर कम पिक्सल का यूज हो रहा है। इसकी वजह से हमारी जो भी इमेज बाद में प्रोड्यूस होगी, तो उसके अंदर भी थोड़ी सी डिटेलिंग और उसका रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम होगा। अब दोस्तों, मान लिया कि हमने रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन ये जो 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो होता है, तो ये आपको थोड़ी सी वाइड एरिया आपको कवर करता है आपकी फ्रेम के लिए। अब लास्ट में बात करते हैं 1:1 के एस्पेक्ट रेशियो की। तो जैसे कि यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं इस इमेज के अंदर, तो ये हमारा 4:3 का फुल सेंसर है। लेकिन जब हम इसके अंदर 1:1 का एस्पेक्ट रेशियो यूज करते हैं, तो इसकी साइड के अंदर से थोड़े सा एरिया पिक्सेलेशन स्किप हो रहे हैं, वो यूज के अंदर नहीं है। मतलब कि ये 1:1 के एस्पेक्ट रेशियो के अंदर
हाइट तो पूरी की पूरी हम यूटिलाइज कर रहे हैं सेंसर की, लेकिन जो विड्थ के अंदर का जो पोर्शन है तो वो थोड़ा सा कम यूज में हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पर भी हमारी जो प्रोड्यूस होने वाली इमेज होगी तो वो थोड़ी सी लो रेजोल्यूशन की होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इन एस्पेक्ट रेशियो को कहाँ कहाँ पर यूज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें 4:3 के एस्पेक्ट रेशियो की, तो अगर आप कोई पोर्ट्रेट फोटोग्राफी कर रहे हैं, यानी किसी सिंगल पर्सन की अगर आप कोई फोटो खींच रहे हो बैकग्राउंड ब्लर के साथ, कोई भी इफेक्ट के साथ, या फिर कोई और किसी सिंगल ऑब्जेक्ट को आप क्लिक कर रहे हो, या फिर अगर आपको किसी सीन के अंदर मैक्सिमम रेजोल्यूशन और डिटेलिंग चाहिए होगी, और अगर आप कोई ग्रुप फोटोग्राफी कर रहे हो उसके अंदर आपके जो भी लोग होंगे या कोई ऑब्जेक्ट होंगे तो उनकी क्वांटिटी एक लिमिटेड है, यानी 4 से 5 लोग हैं आपके ग्रुप के अंदर, तो आपको आपकी इस 4:3 के एस्पेक्ट के अंदर वो इजीली फिट हो जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको 4:3 का एस्पेक्ट रेशियो यूज करना है। अब बात करें अगर 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो की, तो इसके अंदर मैक्सिमम एरिया को सीन को कैप्चर कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप कोई ग्रुप फोटोग्राफी कर रहे हैं, यानी आप कोई ग्रुप की फोटो ले रहे हो और उसके अंदर बहुत ही क्राउड है, तो अब इस टाइम के अंदर आप इस 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो का यूज कर सकते हो, तो आपके सभी के सभी जो भी आपके क्राउड होगा तो वो इसके अंदर इजीली फिट हो जाएगा। या फिर अगर आप कोई लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हो, चाहे वो कोई नेचर के अंदर जा रहे हो, कोई नेचर का बड़ा सा सीन है, कोई माउंटेन्स का सीन है, या फिर आप कोई मोनोमेंटल फोटोग्राफी कर रहे हो, इसका मतलब कि आप कोई अलग अलग जगह पर जा रहे हो तो वहाँ के जो भी कोई इमारतें होती हैं या फिर कोई हमारे मोनूमेंट्स होते हैं, तो उसको कैप्चर करने के लिए आप 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो का यूज कर सकते हैं। तो लास्ट में बात करूँ 1:1 के एस्पेक्ट रेशियो की, तो इसका यूज ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए ही होता है। अगर आपको आपके मोबाइल के अंदर ही इंस्टाग्राम के 1:1 के स्क्वायर फॉर्मेट की हाईएस्ट रेजोल्यूशन की फोटो अगर आपको खींचनी है, तो इसके लिए इस 1:1 का एस्पेक्ट रेशियो का यूज किया जाता है। तो दोस्तों अब मैं आपको छोटी सी एक मजे की बात बताता हूँ कि आजकल कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर बहुत इनोवेशन हो रही है। आजकल आपको वाइड एंगल कैमरा सेपरेटली मिल रहे हैं सभी मोबाइल फोन्स के अंदर। तो वो कैमरा आपको वाइड एरिया को कैप्चर करने की फ्रीडम देते हैं, लेकिन दोस्तों उसके अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके उस कैमरे का, वाइड एंगल के कैमरे का रेजोल्यूशन कितना है। मतलब ये सभी ब्रांड के जो अलग अलग मोबाइल फोन के अंदर आपको वाइड एंगल कैमरा मिलता है तो उसका रेजोल्यूशन सेम नहीं होता दोस्तों। कुछ मोबाइल फोन्स के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलता है, कुछ के अंदर 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलता है, तो कुछ के अंदर 16 या 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलता है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, जितना बड़ा मेगापिक्सल का काउंट होगा उतनी ही उस इमेज की क्वालिटी और रेजोल्यूशन ज्यादा होगा। तो अगर आप 5 मेगापिक्सल के वाइड एंगल कैमरे से फोटो खींचते हैं तो उसके अंदर आपको डिटेलिंग ज्यादा नहीं आएगी। हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर एरिया कैप्चर कर पाओगे, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा जूम इन करते हो तो आपकी जो भी फोटो होती है तो बहुत जल्दी से वो फट जाती है, पिक्सेलेट हो जाती है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए मोबाइल लेते वक्त कि आपका जो भी वाइड एंगल कैमरा होता है तो उसका रेजोल्यूशन कितना है। दोस्तों एक और ऑसम फीचर सभी कैमरे के अंदर आपको मिलता है, पैनोरामा मोड। ये पैनोरामा मोड दोस्तों क्या करता है, तो ये आपको एबिलिटी देता है, फ्रीडम देता है कि आप मैक्सिमम वाइड एरिया को कैप्चर कर सकते हो, वो भी मैक्सिमम और हाई क्वालिटी के रेजोल्यूशन के साथ। अब ये काम किस तरीके से करता है दोस्तों, तो आपको पैनोरामा मोड यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको आपका मोबाइल को वर्टिकली प्लेस करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, और उसके बाद किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, उसके अंदर उसको स्मूथली रोटेट करना पड़ता है। आप जितना ज्यादा उसको रोटेट करोगे वो उतना ज्यादा एरिया उसके अंदर कैप्चर करेगा। फ्रेम बाय फ्रेम वो फोटो खींचता है और उसको बाद में कंबाइन कर लेता है, और उसकी वजह से आपको एक बहुत बड़ा वाइड एरिया की एक ही सिंगल फोटो मिलती है। तो दोस्तों ये जो पैनोरामा मोड है तो वो आपको सबसे मैक्सिमम वाइड एरिया कवर करने की फ्रीडम देता है। आप इस मोड का यूज कर से 180 डिग्री से लेकर पूरी की पूरी 360 डिग्री तक का भी किसी सीन का फोटो कैप्चर कर सकते हो, और ये फीचर आपको दूसरा और कोई भी वाइड एंगल कैमरा भी दे नहीं सकता। मगर दोस्तों अगर आपको पैनोरामा मोड का यूज करना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कैमरा बहुत ही स्टेडी स्टेबल हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक तो आपको ट्राइपॉड का यूज करना पड़ेगा या फिर गिम्बल का। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़े से वीडियोस के बारे में। वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त भी आपके कैमरे के अंदर सेटिंग के अंदर आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिलती है, लेकिन आप उसको निगलेक्ट करते हो, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसी में से एक होती है दोस्तों एफपीएस की सेटिंग, यानी फ्रेम्स पर सेकंड। अब ये आपको सीधे एफपीएस के नाम से कहीं पर फोटो के अंदर सेटिंग्स के अंदर नहीं मिलती है,
तो आपको वो वीडियो की क्वालिटी के अंदर मिलती है। अगर आप सेटिंग के अंदर जाते हो और आप वहां से आपका वीडियो का जो रेजोल्यूशन सेट करते हो आप यहाँ से फुल एच डी यानी 720p उसके नीचे, तो वहां पर आपको ये दिखाई देता है, उसी के आगे यहाँ पर उसका एफपीएस की सेटिंग आपको वहां पर दिखाई देती है दोस्तों। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरे कैमरे के अंदर, अगर मैं सेटिंग के अंदर आता हूँ वीडियो की सेटिंग के ऊपर, वीडियो की क्वालिटी के ऊपर, तो यहाँ पर मुझको वीडियो के अंदर मिलता है 1080p 30 fps और 1080p 60 fps, और उसके नीचे बाद में 720p 30 fps। तो दोस्तों आपने देख लिया कि मुझे एक ही फुल एचडी के रेजोल्यूशन के अंदर दो डिफरेंट एफपीएस की सेटिंग मिल रही है, 30 fps और 60 fps। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा और नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो वीडियो होते हैं तो वो मल्टीपल फोटोज का बना होता है, यानी आपका कैमरा कंटिन्यूअसली फोटोज को क्लिक करता है और जब उसको एक साथ कंबाइन करके प्ले किया जाता है तो उसका वीडियो बन जाता है। और इसी सिंगल पर्टिकुलर एक एक फोटोज को वीडियो की लैंग्वेज में फ्रेम्स कहा जाता है। तो दोस्तों जब हम बात करेंगे कि वीडियोस के एफपीएस के बारे में, तो यानी अगर मान लीजिए कि 1 सेकंड का वीडियो है और उसके अंदर जितना कैमरा फ्रेम्स को कैप्चर कर लेता है तो वो उस वीडियो का एफपीएस होता है। तो यहाँ पर मेरी सेटिंग के अंदर आपने देखा है कि 1080p 30 fps और 1080p 60 fps की दो सेटिंग मुझको मिलती है। तो इसका मतलब कि अगर मैं 30 fps की सेटिंग को रखता हूँ तो 1 सेकंड के अंदर 30 फ्रेम्स, और अगर मैं 60 fps की सेटिंग रखता हूँ तो 1 सेकंड के अंदर 60 फ्रेम्स। अब दोस्तों आपको एफपीएस के बारे में एक खास बात बताता हूँ। तो आपकी वीडियो की एफपीएस जितनी ज्यादा रहती है तो उतना आपका वीडियो स्मूथ और स्लो रहता है, और आपकी वीडियो के अंदर जितनी एफपीएस कम रहती है तो उतना आपका जो वीडियो होता है थोड़ा सा फास्ट दिखता है आपको, उसके अंदर के एक्शंस वगैरह जो भी होती है मूवमेंट आपको थोड़ी सी फास्ट दिखती है। तो दोस्तों ये जो फिल्म्स होते हैं तो इन फिल्म को 24 एफपीएस के ऊपर शूट किया जाता है, इसकी वजह से उसके अंदर की एक्शन आपको बहुत ही क्विक और फास्ट दिखती है। अब दोस्तों बाय डिफॉल्ट जो हमारी कैमरे की सेटिंग रहती है तो वो 30 एफपीएस के ऊपर रहती है। तो दोस्तों हर कैमरे के अंदर तो ये एफपीएस की वेरिएशन की सेटिंग नहीं मिलती, मतलब आपको बाय डिफॉल्ट सिर्फ 30 एफपीएस का ही ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर आपका कैमरे के अंदर ये 60 एफपीएस की भी अगर सेटिंग मिलती है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हर बार आप 60 एफपीएस को ही यूज कीजिए, तब जाके आपको आपकी जो वीडियो होती है तो वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है और बहुत ही परफॉर्मेंस स्मूथ मिलता है। तो दोस्तों हमारी अब जो फाइनल ऑप्शन है, फाइनल सेटिंग है, तो वो बहुत फोटोज और वीडियो दोनों को अप्लाई होता है और बहुत ही वो काम की सेटिंग है दोस्तों। वो होता है इमेज स्टेबलाइजेशन का। तो दोस्तों इमेज स्टेबलाइजेशन क्या होता है और उसका यूज कहाँ किया जाता है ये आपको मैं बताता हूँ। तो मान लीजिए कि अगर आप कोई फोटो खींच रही है दोस्तों, तो और अगर आपका कैमरा स्टेडी नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो आपकी जो भी फाइनल आउटपुट फोटो आती है तो वो थोड़ी सी ब्लर आ सकती है। और अगर आप कोई वीडियो को शूट कर रहे हो और अगर कैमरा स्टेडी नहीं है तो क्या होता है कि उसके अंदर थोड़ा सा शेकीनेस दिखता है आपको, या फिर वो भी थोड़ी सी ब्लर होता है आपका कैमरे के अंदर फोकस वगैरह। तो इन सब चीजों को एलिमिनेट करने के लिए आपको उसको स्टेबलाइज करने की जरूरत पड़ती है, कैमरा को स्टेबलाइज करने की जरूरत पड़ती है। अब कैमरे को स्टेबलाइज करने के लिए आप पहले जैसे मैंने आपको बताया था ट्राइपॉड का यूज कर सकते हो, लेकिन गिम्बल का भी यूज कर सकते हो। लेकिन हर बार इतना बड़ा सेटअप आपको कैरी करने की कन्वीनियंट ये नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी जो प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए इन कैमरा ही इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन का यूज किया जाता है। अब इमेज स्टेबलाइजेशन के ऑप्शन के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सब ऑप्शन मिलते हैं। एक होता है EIS जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, और दूसरा होता है OIS जिसका मतलब होता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। अब ये दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है? तो जो EIS होता है दोस्तों तो वो सॉफ्टवेयर बेस्ड आपका स्टेबलाइजेशन होता है, मतलब कि आप जब आपका कैमरा मूव होता है या थोड़ा सा शेक होता है तो वो क्या करता है दोस्तों, आपके जो भी सीन के अंदर का शेकीनेस के अंदर का जो स्टेबल वाला एरिया तो उतनी वो एरिया को मार्कआउट कर लेता है और उतनी ही एरिया की वो आपको फोटो कैप्चर करके देता है। तो इसकी वजह से आपको लगता है कि मूवमेंट के बाद भी आपकी इमेज एकदम शार्प और क्लियर आई है, लेकिन वो वहां पर थोड़ा सा उसको क्रॉप आउट कर लेता है दोस्तों। और जो OIS का ऑप्शन है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका जो कैमरे का सेंसर होता है तो वो सेंसर ही खुद आपकी मूवमेंट के हिसाब से थोड़ा सा मूव करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, अगर कैमरा थोड़ा सा शेक भी हो जाए, थोड़ा सा उसकी मूवमेंट भी हो जाए, तो सेंसर भी खुद की मूवमेंट करके अपनी पोजीशन को स्टेबल कर लेता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके फोटो के अंदर या वीडियो के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो एकदम प्रॉपर स्टिल शार्प फोटो और वीडियो क्वालिटी को आपको प्रोड्यूस करके देता है। तो दोस्तों EIS और OIS का ऑप्शन सभी कैमरे के अंदर अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन अगर आपके कैमरे के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो इसको जरूर ऑलवेज ऑन करके रखिए, ऑलवेज इसका यूज कीजिए।
और एक मेन बात है दोस्तों की EIS सॉफ्टवेयर बेस्ड होने की वजह से वो थोड़ा सा इमेज को क्रॉप करके आपको देता है, तो उसके अंदर उतना प्रॉपर इफेक्ट नहीं होता। लेकिन OIS के अंदर सेंसर खुद ही मूवमेंट करके अपनी पोजीशन को फिक्स करता है, स्टेबल रखता है, तो उसकी वजह से उसका जो भी आपका आउटपुट रिजल्ट होता है, क्वालिटी होती है, तो बहुत ही बेटर होती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो कि कैमरे के अंदर की डिफरेंट सेटिंग को यूज करके किस तरीके से अपनी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी को थोड़ा सा बेटर बनाया जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आपको पता है कि क्या करने का है, लाइक शेयर और कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो के अंदर कुछ और नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, कुछ और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद।